नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? मैं प्रशांत त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग साइबर थ्रेट्स के बारे में जानेंगे। साइबर थ्रेट्स आप जैसे कि जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बीबीए, एमबीए, बीसीए इन सारे कोर्सेज में तो पढ़ाया ही जाता है और उन बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है जो इस बार इस एग्ज़ाम को देने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके कोर्स का ये पार्ट है, जिनके सिलेबस का पार्ट है। लेकिन आम लोगों के लिए भी ये टॉपिक जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितने तरीके के साइबर थ्रेट्स हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। साइबर थ्रेट एक्चुअली क्या है? साइबर का मतलब डिजिटल या कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, और थ्रेट मतलब क्या वो भय है, क्या वो डर है जो हमें जिनसे हमें बचना चाहिए और किन सावधानियों को वो हमें बरतना चाहिए। तो पहले हम उन डरों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो साइबर थ्रेट है वो है हैकिंग। हैकिंग जो है ये, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि ये एक तरीके का इंट्रूजन है आपके कंप्यूटर सिस्टम में बिना आपकी परमिशन के। यानी अगर कोई व्यक्ति आपके अकाउंट्स में, आपके जो आपने अपने कंप्यूटर को बना रखा है उसमें आपकी अनुमति के बिना अगर वो एक्सेस कर लेता है, उसको यूज़ कर लेता है, उसमें प्रवेश कर लेता है, तो वो हैकिंग कहा जाएगा। आपने आपका सिस्टम जो है उसमें पासवर्ड डाल रखा है, लेकिन किसी ने वो पासवर्ड किसी तरीके से जान लिया और बिना आपको बताए उसने जो है उस पासवर्ड की मदद से आपके सिस्टम को एक्सेस कर लिया, उसको ओपन कर लिया और आपके डेटा को उसने जो है चेक कर लिया या यूज़ कर लिया, तो वो हैकिंग का मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि बिना अनुमति के आपके डेटा को एक्सेस करना। सिंपल, यहाँ पे इंग्लिश में भी मैंने लिख रखा है, इन सिंपल वर्ड्स, हैकिंग इज एन एक्ट कमिटेड बाय एन इंट्रूडर बाय एक्सेसिंग योर कंप्यूटर सिस्टम विदाउट योर परमिशन। जनरली ये जो हैकर्स होते हैं ये कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं, जिनको एडवांस अंडरस्टैंडिंग होती है कंप्यूटर्स की, और वो अपनी इस नॉलेज का गलत कारणों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जनरली बड़े एक्सपर्ट लेवल की स्किल्स होती है इनकी किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे या लैंग्वेज पे, लेकिन इनके जो मोटिव्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि सही हों। कई बार ऐसा होता है कि लालचवश या दिखावे के लिए या अपनी पावर दिखाने के लिए, अपनी नॉलेज का शो ऑफ करने के लिए भी ये लोग हैक कर लेते हैं। ज़्यादातर ये जो हैकिंग है ये हार्मलेस भी हो सकती है, लेकिन ये इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं वो ज़्यादातर गड़बड़ ही होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि खुद को हैकर्स से बचाना है। हैकिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा कॉमन साइबर थ्रेट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अपने अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्टेड रखिए, अपने पासवर्ड्स को समय-समय पे चेंज करते रहिए, अपने पासवर्ड्स को बहुत कॉमन मत रखिए कि बहुत आसानी से उसको कोई जान सके। जैसे आपकी गाड़ियों के नंबर या आपकी डेट ऑफ बर्थ या आप ऐसे कोई भी नंबर्स जो बड़े कॉमन हैं या कोई ऐसे नंबर्स की कॉम्बिनेशन जो बहुत कॉमन है, आप उसको अगर अपना पासवर्ड बनाएँगे तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके अकाउंट को हैक करना। तो इसलिए हैकर्स से बचिए। दूसरा एक जो हैक करने का तरीका है, ये हैक करने के जो है ना तरीके एक से ज़्यादा हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 3 तरह से हैक कर सकते हैं। अगर आपका ई-कॉमर्स बिज़नेस है, तो एक टेक्नीक है जिससे आपका डेटाबेस वो हैक कर लेंगे या डेटाबेस में गड़बड़ करेंगे। वो टेक्नीक को कहते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन जो टेक्नीक होती है ना, उसमें क्या करता है जो हैकर होता है, वो आपके जो आपकी वेबसाइट को रन करने वाला सॉफ्टवेयर है ना, उसकी वल्नरेबिलिटी को यूटिलाइज़ करता है, यानी उसमें वो लूप होल्स ढूँढता है, उसमें जो कुछ कमज़ोर कड़ियाँ होती हैं, उन्हें ढूँढता है और उसके बाद वो फिर उसे जो है एक्सेस कर लेता है। एसक्यूएल कोड्स डाल करके वो क्या करता है कि आपकी साइट के बैकएंड पे जाकर के वो गड़बड़ उसमें शुरू कर देता है। दूसरा तरीका हैक करने का है, वो है थेफ्ट ऑफ एफटीपी पासवर्ड। जो भी हम लोग की वेबसाइट होती है ना, उनको होस्ट करने के लिए एक मास्टर पासवर्ड होता है, एफटीपी पासवर्ड होता है, ठीक है? अगर वो पासवर्ड एफटीपी कोई हैक कर ले, तो किसी कंपनी की वेबसाइट पे चेंजेस कर सकता है। और जब वो इस तरीके से जो हैकर्स हैं या जो थीव्स हैं, वो क्या करते हैं, आपकी लॉगिन डिटेल्स जो एफटीपी की लॉगिन डिटेल्स हैं, उसको उन्होंने हैक कर लिया, जान लिया और फिर आपकी अनुमति के बिना वो आपकी उस वेबसाइट पे चेंजेस कर देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं जब अपनी पीएचडी कर रहा था तो स्कॉलरशिप बढ़ गई हम लोगों की। जब स्कॉलरशिप बढ़ गई तो क्या हुआ, हम लोगों ने क्लेम किया यूनिवर्सिटी से कि भई यूनिवर्सिटी के क्लर्क से बोला कि हमें बढ़ी हुई स्कॉलरशिप दो, और हम उन्होंने बोला कि जब तक उनके पास गवर्नमेंट से ऑर्डर नहीं आ जाएगा रिटन में, तब तक वो कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे। हम लोगों ने उन्हें बोला कि साहब, आप वेबसाइट चेक कर लीजिए यूजीसी की, उसकी वेबसाइट पे सारी चीज़ें आ चुकी हुई हैं। उसपे नोटिस है, सब कुछ है। वो बोले, "अरे! किसी ने हैक करके डाल दिया होगा।"
यानी हैकिंग जो है, यहाँ एफटीपी पासवर्ड हैक करके भी लोग जो है वेबसाइट्स को टैम्पर कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन में फेरबदल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके एफटीपी पासवर्ड को बहुत सिक्योर रखिए। तीसरा तरीका हैकिंग का है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इसको एक्सएसएस भी कहते हैं, पहले सीएसएस कहते थे, लेकिन जो है इसका कंफ्यूजन हो जाता नाम का कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के कारण। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो जाती है। ये क्या करते हैं कि ये उन लूप होल्स को देखते हैं जो वेब पेज होते हैं हमारे, उनको इन्फेक्ट कर देते हैं वो, और वेब पेजेस से दूसरे स्क्रिप्ट्स में जो है दूसरी स्क्रिप्ट रन करने लगती है। यानी अटैकर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, HTML, जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, एक्टिवएक्स या फ्लैश या जो दूसरी एप्लीकेशंस हैं, आपको धोखा देने के लिए, वो आपकी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए आपने किसी कोई वेबसाइट पे आप गए और साथ के साथ दूसरी जो है वहां से दूसरी स्क्रिप्ट रन करने लगी। तो ये क्या कर रहे हैं, ये वेब पेज को ही इन्फेक्ट कर दे रहे हैं। इसको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी कहते हैं। यानी आप किसी एक वेबसाइट पे हैं पर वहां पे दूसरी स्क्रिप्ट रन कर रही है जो आपको जो है आपके उस पे जावा स्क्रिप्ट या वीबी स्क्रिप्ट या अदर फ्लैश प्रोग्राम्स को रन कर रही है और आपको डिसीव करके आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को गैदर कर रही है। उसके बाद वायरस। वायरस क्या होता है जी? वायरस भी एक तरीके के कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो खुद को अटैच कर लेते हैं या हमारे सिस्टम और फाइल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, और इनकी टेंडेंसी होती है कि ये एक दूसरे को बढ़ाते हैं, यानी सर्कुलेट करते हैं एक उन कंप्यूटर्स को में जो आपस में नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। ये कंप्यूटर ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं और उस डेटा को जो स्टोर है उसको में इफेक्ट डाल सकते हैं। या तो उसको वो मॉडिफाई कर देंगे या तो वो उसे डिलीट भी कर सकते हैं। वॉर्म्स भी वायरसेस जैसे ही होते हैं। ये भी खुद को रेप्लिकेट करते हैं और ये तब तक खुद को रेप्लिकेट करते जाते हैं, दुगना करते तो दुगना, चौगुना, 16 गुना करते जाते हैं जब तक ये पूरा स्पेस को खा नहीं लेते। यानी आपके में अगर मॉलवेयर या मैलिशियस सॉफ्टवेयर आ गया, तो वो क्या करेगा, वो आपकी मेमोरी में जितना स्पेस अवेलेबल है उसको पूरे को ऑक्यूपाई करता जाएगा। और जैसे-जैसे वो स्पेस ऑक्यूपाई करता जाएगा, तो बाकी के प्रोग्राम्स नहीं रन हो पाएँगे। ठीक है? वायरस क्या है? वायरस तो डिसरप्ट भी कर सकता है और डेटा जो स्टोर्ड है उसके साथ गड़बड़ी कर सकता है, मगर मॉलवेयर खुद को रेप्लिकेट करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऐसे ही एक टर्म आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी एक तरीके का वायरस है, लेकिन ये दूसरे तरह बढ़ता किस तरीके से है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ट्रोजन हॉर्स जनरली जो है ईमेल के साथ आ गया अटैचमेंट के फॉर्म में। आपको लग रहा है कि ये ईमेल एकदम सही जगह से आया है, बिल्कुल बिलीवेबल नेम है, और आप अननोइंगली जो है उस ट्रोजन इन्फेक्टेड प्रोग्राम को ड्राइव्स के थ्रू या डाउनलोड्स के थ्रू या कुछ ऐसी वेबसाइट्स के थ्रू या ऑनलाइन गेम खेलते वक्त या इंटरनेट ड्रिवन किसी एप्लीकेशन को यूज करते वक्त आपने उसको अपने में डाउनलोड कर लिया, सेव कर लिया, और उसके बाद फिर ट्रोजन हॉर्स ने जो है वायरस के जैसे ही आपके सिस्टम में गड़बड़ी शुरू कर दी और आपके इंफॉर्मेशन को चुराना, हैम्पर करना या उसको डिलीट करना शुरू कर दिया और आपके सिस्टम की फंक्शनिंग को खराब कर दिया। उसके बाद एक थ्रेट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैक कोड या लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब जो है ये बड़ा मजेदार सा है। इसमें क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ असंतुष्ट जो एम्प्लॉयज होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या करते हैं कि जो है ना इंटेंशनली जब किसी कंपनी को छोड़ रहे होते हैं तो उसके सॉफ्टवेयर में एक वो गड़बड़ करके चले जाते हैं, मतलब खेल करके चले जाते हैं। ठीक है? जैसे मान लो मैं किसी कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ और अब मेरे को वो कंपनी छोड़नी है, तो मैंने एक पार्टिकुलर टाइम या एक पार्टिकुलर इवेंट के लिए सेट कर दिया कि उस टाइम पे ये कोड रन करेगा और ये वायरस फैलेगा या ये गड़बड़ी शुरू हो जाएगी इनके डेटाबेस में। तो ये जो लॉजिक बॉम्ब है ये एक तरीके का टाइम बॉम्ब है। ठीक है? लॉजिक बॉम्ब को स्लैक कोड भी कहते हैं, जिसे सॉफ्टवेयर में इंसर्ट कर दिया जाता है, और ये तब होता है जब कोई स्पेसिफिक इवेंट होता है। जैसे फ्राइडे द 13th इसका एक एग्जांपल है कि फ्राइडे को जब 13 तारीख होगी तब अचानक से सारे कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे। इस तरीके की एक बारी अफवाह उड़ी थी। तो उसी तरीके से ये एक प्रकार का इसको आप टाइम बॉम्ब के से जोड़ सकते हैं कि जैसे टाइम बॉम्ब एक पर्टिकुलर टाइम पे ही फटेगा, वैसे ही ये जो लॉजिक बॉम्ब है ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने वालों ने पहले से गड़बड़ कर दी, उन्होंने डेटाबेस में डाल दिया और वो तो नौकरी छोड़ के चले गए। लेकिन जैसे ही आगे जो उन्होंने समय डाला है या जो स्थिति डाली है, जब वो समय और स्थिति आई, ऑटोमेटिकली लॉजिक बॉम्ब ने अपना काम किया और उनके डेटाबेस को या उस सिस्टम को गड़बड़ करना, क्रैश करना शुरू कर दिया। तो ये था लॉजिक बॉम्ब।
फिर एक और मजेदार सा साइबर थ्रेट है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डॉस अटैक जो है, इसको आप ये कह सकते हैं कि इसमें क्या करता है, जो अटैकर होता है वो डिनाय करा देता है कि जो इंटेंडेड यूजर हैं, जो सही यूजर्स हैं, उनको सर्विस ना मिल पाए। तो ये क्या करता है कि इतने जरूरत से ज्यादा रिक्वेस्ट वो भिजवा देता है, सर्वर पे इतनी सारी रिक्वेस्ट आ जाती हैं कि सर्वर काम करना बंद कर देता है ओवरलोड के कारण। उसकी पूरी बैंडविड्थ भर जाती है। इससे क्या होता है, जो रिसोर्सेज हैं या वेब सर्वर हैं वो क्रैश हो जाते हैं या स्लो हो जाते हैं, और जो वाकई में जरूरतमंद है या जिसको उस समय तुरंत उसको एक्सेस करना है, उससे जो है अपना काम करने में असुविधा होती है। ठीक है, और जो साइट होती है वो टेम्परेरी मेल फंक्शन कर जाती है या कंप्लीटली क्रैश हो जाती है, और जो सिस्टम है वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में क्या हुआ, खूब फ्लडिंग हो गई, काफी सारे से एक साथ रिक्वेस्ट खूब सारी आ गई, तो पूरी बैंडविड्थ भर गई, पूरी बैंडविड्थ भर गई, तो अब सर्वर काम करना बंद कर दे रहा है। अच्छा, दूसरा एक तरीका है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसमें जो अटैकर है वो क्या कर रहा है, ये एक जगह से नहीं भेज रहा है, ये जियोग्राफिकली स्प्रेड आउट है, और अलग अलग जगहों से खूब सारे लोग एक साथ किसी एक साइट पे फ्लड करे दे रहे हैं इंक्वायरीज को, क्वेरीज को। तो उससे क्या हो रहा है, फिर वही हो रहा है जो डॉस में हो रहा है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे अलग अलग जगहों से लोग जो फैले हुए हैं वो किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क को जो है उसकी बैंडविड्थ को खा लेते हैं, यानी अलग अलग जगहों के लोग अटैक कर देते हैं, इंफॉर्मेशन फ्लड हो जाता है, और इंफॉर्मेशन फ्लड के कारण डिनायल ऑफ सर्विस हो जाता है। फिर फिशिंग। फिशिंग जो है ये एक मजेदार टेक्निक है। इसमें लोग क्या करते हैं, आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे आपके क्रेडिट कार्ड नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब जो है ये ऐसा बनते हैं जैसे इस तरह से आपको लगता है कि आप सही वेबसाइट पे ही हैं, मगर आपकी जो ये इंफॉर्मेशन है वो ये आपसे ले लेते हैं। आपको लगता है कि वेबसाइट एकदम सही है, जैसे मान लीजिए मैं एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट में जाऊं और वो एक्चुअली एचडीएफसी की वेबसाइट ना हो के कोई एचडीआईसी या एचडीएलसी की वेबसाइट हो, और मैं वहां पे अपना लेजिटिमेट अकाउंट डिटेल्स डाल दूं, यूजर नेम पासवर्ड डाल दूं, ठीक है, और मैं या कोई ऐसे लिंक को क्लिक कर दूं जो सस्पिशियस हो, ठीक है, और मैं किसी गलत वेबसाइट पे पहुंच जाऊं, वहां पे मेरा डेटा पूरा चोरी हो जाए, यानी गलत तरीके से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या क्रेडिट कार्ड नंबर निकलवा लेना, यूजर नेम पासवर्ड का कॉम्बिनेशन निकलवा लेना, और ऐसा प्रतीत हो कि वो रियल वेबसाइट है, असली वेबसाइट है, तो ऐसी स्थिति को हम फिशिंग कहते हैं। फिशिंग जैसे ही है वॉइस फिशिंग। वॉइस फिशिंग को विशिंग कहा जाता है, विशिंग। इसमें क्या होता है, आपके पास कॉल्स आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, वॉइस कॉल्स आते हैं, फेक आइडेंटिटी के थ्रू वो आपको फूल करते हैं और कहते हैं कि वो किसी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से कॉल कर रहे हैं। जैसे वो बैंक से कॉल करके कहें कि आपका अकाउंट नंबर ये है और आपके फोन में ओटीपी आया हुआ है, आप उसे जो है हमें शेयर करिए। ये इस तरीके के अटैक जो है ये आते हैं विशिंग पे। तो इसीलिए अगर आपके पास भी कोई भी अनसॉलिसिटेड फोन कॉल आए, वो आपसे कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पूछे, आप उसको नहीं बताएंगे कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सीवीवी बिल्कुल नहीं, ओटीपी कतई नहीं। विशिंग अटैक है वो, उससे बच के रहिए। अब भाई साहब, ईमेल बॉम्बिंग एंड स्पैमिंग, ये क्या है? ईमेल बॉम्बिंग और स्पैमिंग ये भी एक तरीके से डॉस जैसा ही है। यहाँ पे इतनी सारी ईमेल्स आ जाते हैं अनसॉलिसिटेड कि काम के जो ईमेल्स है वो पीछे हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई ईमेल पढ़ना चाहते हैं जो आपके काम से जुड़ा हुआ है, या आपको लगता है कि उसकी अभी आपको तुरंत जरूरत है, और वो काफी सारे मैसेजेस के बीच में दबा हुआ है। इसमें स्पैम में हजारों मैसेज हैं और इनबॉक्स में थोड़े से मैसेज हैं। तो ये एक तरीके का डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जैसे ही है, जहां पे बहुत सारे अनसॉलिसिटेड मैसेज काम के मैसेजेस को दबा देते हैं। अब भाई साहब, वेब जैकिंग। वेब जैकिंग क्या है? वेब जैकिंग जो है ये हाईजैकिंग के जैसा ही है। यहाँ जो हैकर है वो क्या कर रहा है, किसी वेबसाइट को कंट्रोल फ्रॉड करके ले लेता है, और उसके बाद वो फिर जो है उसके कंटेंट को चेंज कर देता है, और ओनर जो होता है वेबसाइट का, अब उसके पास कंट्रोल नहीं रह जाता, तो अटैकर जो है वो उस वेबसाइट को अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, और कई बारी तो वो रैंसम भी मांग लेते हैं। तो इस तरीके के जो अटैक, जहाँ पे वो वेबसाइट के कंट्रोल्स चले जाएं और वो वेबसाइट को कोई और कंट्रोल करने लगे, हाई जैकिंग जैसी कर ले, तो वो वेब जैकिंग है। ठीक है। फिर भाई साहब, साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या है? साइबर स्टॉकिंग एक तरीके का नया नया फॉर्म है इंटरनेट क्राइम का अपने सोसाइटी में, जहाँ पे एक पर्सन जो है वो किसी दूसरे पर्सन को ऑनलाइन फॉलो कर रहा है,
ये जो स्टॉकर है ये फिजिकली नहीं फॉलो कर रहा है, ये वर्चुअली फॉलो कर रहा है। ये उसकी सारी इंफॉर्मेशन को देख रहा है, वो कहाँ विजिट करता है, क्या करता है, उसके पीछे उसके सारे पोस्ट को पढ़ रहा है। तो इस तरीके से ऑनलाइन जब कोई आपका पीछा करने लगता है या स्टॉक करने लगता है, तो वो साइबर स्टॉकिंग में आ जाता है। यहाँ पे वो इंटरनेट के थ्रू या दूसरे किसी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू आपको स्टॉक कर रहा है। ऑफलाइन में वो आपके पीछे-पीछे आ रहा है, पर इधर वो ऑनलाइन आपकी प्राइवेसी में इन्वेड कर रहा है साइबर स्टॉकिंग। इंटरनेट स्टॉकिंग जो है ये साइबर स्टॉकिंग का ही पार्ट है। यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू वो उसे हैरेस कर रहा है और अनसॉलिसिटेड ईमेल्स भेज सकता है, उसको थ्रेटन कर सकता है, कुछ ऑब्सीन कंटेंट्स भेज सकता है, वायरस भेज सकता है। तो वायरस और अनसॉलिसिटेड टेलीमार्केटिंग ईमेल ही नहीं है साइबर स्टॉकिंग, लेकिन अगर रिपीटेडली कोई ऐसा करता है, आपको इंटिमिडेट करता है, तो उसे स्टॉकिंग कंसीडर किया जा सकता है। इंटरनेट स्टॉकिंग जो है इसमें सिर्फ ईमेल ही नहीं है, ये इंटरनेट के अदर जो फॉर्म्स हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके का ये साइबर क्राइम है जहाँ पे लोग ना चाहते हुए जो लोग हैं, जिन्हें हम नहीं चाहते कि वो हमें रिस्पॉन्ड करें या हमारे बारे में जानें, वो लोग हमारे इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं या वो हमारी प्राइवेसी में इंट्रूड कर रहे हैं। ठीक है? तो ये साइबर स्टॉकिंग का इंटरनेट का फॉर्म है, इंटरनेट स्टॉकिंग। दूसरा एक फॉर्म है कंप्यूटर स्टॉकिंग। अगर आपका स्टॉकर जो है उसकी कंप्यूटर स्किल्स बहुत तगड़े लेवल की हैं, ठीक है? तो वो अपनी इस स्किल का फ़ायदा उठा के भी आपको परेशान कर सकता है और वो आपके सिस्टम का अनऑथराइज़्ड कंट्रोल लेता है, यानी आपके सिस्टम को हैक भी कर सकता है और फिर वो आपको आप ऑनलाइन नहीं भी हो, उस वक़्त पे भी वो आपको परेशान कर सकता है। तो इस तरीके की स्टॉकिंग को हम कंप्यूटर स्टॉकिंग बोलते हैं। देन ये एक दूसरा फॉर्म है डेटा डिडलिंग। डेटा डिडलिंग में क्या होता है कि एक अनऑथराइज्ड जो है ऑल्टरिंग कोई कर दे किसी की डेटा की किसी के कंप्यूटर सिस्टम में, यानी कि बैकएंड पे जा करके वो आपकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को चेंज कर देता है। ये बड़ा मजेदार सा है। इसमें क्या होता है, सपोज करिए आपने एक फॉर्मूला बनाया टैक्स कैलकुलेट करने का या कुछ करने का, मान लीजिए एक्सेल पे कोई फॉर्मूला बना लिया। अभी यहाँ क्या हुआ, उसने फॉर्मूले में छेड़छाड़ कर दी, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई कर दिया या माइनस लगा दिया या ब्रैकेट इधर से उधर कर दिया, जिसके बारे में आपको नहीं पता है। आपने एंट्रीज डाली, अब जो रिजल्ट आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है? और ये अननोन है, आपको पता नहीं कि आपके फॉर्मूले में छेड़खानी हो चुकी है। तो इस तरीके की डेटा के साथ जो छेड़छाड़ होती है, इसको डेटा डिडलिंग कहते हैं। ये भी एक तरीके का साइबर क्राइम है। आइडेंटिटी थेफ्ट एंड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ये भी आप देखिए सबसे ज्यादा कॉमन फ्रॉड है ये, या साइबर थ्रेट है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे धोखे से कोई आपका आइडेंटिटी चुराने की कोशिश करता है। जैसे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन, आपके नाम के बेनिफिट, यानी कार्ड आपका, खरीदारी कोई और कर रहा है, ठीक है? यूज वो कर रहा है, बिल आप पे कर रहे हैं। यहाँ पे इम्पोस्टर क्या करता है, आपकी आइडेंटिटी चुरा लेता है, यानी आपके क्रेडेंशियल्स को, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है और फिर वो उसमें से जो है खर्चे करता जा रहा है, खर्चा करते जा रहा है और आपको उसके बारे में पता नहीं है। ठीक है? जब आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तब आप जान पाते हो कि आपके साथ तो गड़बड़ हो चुकी है, राइट? तो क्रेडिट कार्ड के से रिलेटेड फ्रॉड्स जो हैं या आइडेंटिटी थेफ्ट से रिलेटेड जो फ्रॉड्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। फिर एक ये सलामी स्लाइसिंग अटैक, ये बड़ा मजेदार सा अटैक है। ये भी एक तरीके का जो है था साइबर थ्रेट है। ये जो साइबर थ्रेट है, इसमें क्या होता है कि जो साइबर क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स हैं, वो बहुत थोड़ा-थोड़ा छोटे अमाउंट का फ्रॉड करते हैं, लेकिन बहुत लार्जर बेस के साथ। जैसे ₹10 10 लाख लोगों के अकाउंट से उड़ा दिए। अब ₹10 एक छोटा-सा अमाउंट है, हमें पता ही नहीं चलता है, जनरली हम नोटिस नहीं करते हैं कि वो हमारे अकाउंट से कट चुके हैं। तो सलामी अटैक में क्या है, बहुत छोटे-छोटे से अटैक हो रहे हैं। 10-10 रुपए, बहुत छोटा-सा अमाउंट कट गया और 10 लाख लोगों के अकाउंट से कट गया, तो भाई साहब 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 आप कर लीजिए, आप समझ जाएँगे कि कितना पैसा जो है उन्होंने कलेक्ट कर लिया और आपको फ़र्क नहीं पड़ा या आप जान नहीं पाए। इसी तरीके से एक चीज़ और समझिए, जैसे मान लीजिए बहुत सारे जो हम शॉपिंग करते हैं, उनमें जो प्राइसेज़ होते हैं 499, 1399, दिस 99, दैट 99। अब मान लीजिए ₹499 का आपने कुछ खरीदा और 500 का रुपया दिया और ₹1 वापस नहीं लिया। इस तरीके के उनके दिन भर में कई सारे ट्रांज़ैक्शंस हो गए। मान लीजिए 100 ट्रांज़ैक्शंस हो गए। महीने में 100 मल्टीप्लाई बाय 30 ट्रांज़ैक्शंस हो गए। अब वो जो ₹1 है, ये एक बहुत छोटा-सा अमाउंट है जो ना कि उनके उनके सॉफ्टवेयर में भी वो कहीं नहीं है।
क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर तो 499 प्लस 1399 प्लस 299 इस तरह से जोड़ा, तो जो एक रुपया कलेक्ट होता जा रहा है, वो भी एक तरीके का सलामी स्लाइसिंग अटैक है, राइट? तो ये भी एक तरीके का साइबर फ्रॉड है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर पायरेसी, आप जानते ही हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी के बारे में। सभी लोगों को मैं ये कहूँगा कि पायरेसी से बचें, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, किसी की मेहनत है, वो उसको उसका प्रॉपर ड्यू मिलना चाहिए। आजकल तो, या आज से कुछ समय पहले, आजकल तो मुश्किल हो गया थोड़ा, आजकल से थोड़ा पहले काफ़ी सारी चीज़ें हमें ऑनलाइन मिल जाती थी। तो जिसमें क्या-क्या पायरेसी में आ सकता है, जैसे अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर अपने पीसी पे डालना पायरेसी है। सिंगल लाइसेंस सॉफ्टवेयर को मल्टीपल कंप्यूटर्स पे डालना भी एक तरीके से पायरेसी है। की जनरेटर का इस्तेमाल करना, किसी की प्रोटेक्टेड कॉपी को सर्कमवेंट करना, दैट इज़ अगेन पायरेसी। लाइसेंस्ड या अनलाइसेंस्ड क्रैक्ड वर्जन सॉफ्टवेयर के इंटरनेट पे या ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूट करना, वो भी एक तरीके की पायरेसी में आ जाता है। पायरेसी से बचिए। इसके अलावा जैसे आप जानते हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड, ऑब्ससेनिटी, ये भी एक प्रकार का साइबर क्राइम है। तो थैंक यू, सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है, समझना है, तो srfprashant@gmail.com पे जा सकते हैं। इसी प्रेज़ेंटेशन का इंग्लिश वर्ज़न भी अवेलेबल है मेरे ही चैनल पे, तो उसको आप अगर इंग्लिश में जानना चाहते हैं, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन, तो देख सकते हैं। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा digit.in का, जिनके हेल्प से ये कंटेंट मैंने डिलीवर करा है। थैंक यू।